स्टूडेंट, चैप्टर 3 रैखिक नियत सहसंबंध। मैं आपकी टीचर योगी स्नेहलता। हमने पिछले चैप्टर में देखा था सहसंबंधांक का अध्ययन किया है। वहाँ पे दो चलों के बीच में धन सहसंबंध है कि ऋण सहसंबंध है, उसकी स्पष्टता की थी। उसके बाद उनके बीच के निकटतम संख्यात्मक मान भी मिलता था, जो हमने आकृति के द्वारा देखा था, विकीर्ण आकृति के द्वारा। और हमें पता है कि सहसंबंधांक का जो मान ज्ञात किया जाता है वो -1 से +1 के बीच में होता है। मतलब कि -1 से +1 के बीच में ही रहेगा। इससे अधिक r की वैल्यू यानी कि सहसंबंधांक की मान नहीं होता है। अगर होता है तो वो सवाल गलत माना जाता है। उसी तरीके से हम अब नियत सहसंबंध पढ़ेंगे कि कई बार दूसरे चलों का अनुमानित मूल्य उस संबंध का उपयोग करके प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। जैसे कि किसी भी वस्तु का विज्ञापन खर्च हो, उस वस्तु की बिक्री के बीच का सहसंबंध हो, या हमने विज्ञापन और खर्च के बीच के मूल्यों के अनुरूप बिक्री के अनुमान मात्र सहसंबंध से प्राप्त नहीं किया जा सकता, परंतु इसके लिए नियत सहसंबंध का उपयोग करना भी आवश्यक होता है। अब नियत सहसंबंध है क्या, उस चीज़ के बारे में हम चर्चा करते हैं। नियत सहसंबंध, नियत सहसंबंध का शाब्दिक अर्थ है प्रतिगमन। शाब्दिक अर्थ क्या है? प्रतिगमन, अर्थात औसत मूल्य की ओर वापस आना, ऐसा कहा जाता है। वापस से नियत सहसंबंध का शाब्दिक अर्थ क्या है? प्रतिगमन, अर्थात औसत मूल्य की ओर वापस आना। मानव आनुवंशिकता के अध्ययन के द्वारा सर फ्रांसिस गाल्टन नामक सांख्यिक ने सर्वप्रथम नियत शब्द का पद का उपयोग किया था, जो पिता और वयस्क पुत्र के 1000 युग्म की ऊंचाई की सूचना एकत्रित करके उन्हें निम्न रुचिकर संदर्भ में प्राप्त किया था। पहला है, यहाँ पे एक सांख्यक हैं जिन्होंने नियत सहसंबंध का पहली बार उपयोग किया, गाल्टन ने, और उन्होंने पिता और पुत्र के बारे में जानकारियाँ अलग अलग प्राप्त की, जिसमें ऊंचाई और उम्र के बारे में प्राप्त किया है, जिससे उन दोनों के बीच के सहसंबंध या नियत सहसंबंध, हम सहसंबंध तो नहीं कहेंगे, नियत सहसंबंध, क्योंकि वापस से उसी ओर लेके जाना है, तो हम इसमें नियत सहसंबंध का किस तरीके से संबंध स्थापित हो रहे हैं उसकी चर्चा, इसमें किस तरीके से सारांश प्राप्त हुए थे वो देखेंगे। तो पहला था ऊंचाई वाले पिता की पुत्र की ऊंचाई व कम ऊंचाई वाले पिता की पुत्र की ऊंचाई, यानी कि जिस पिता की हाइट ज़्यादा है उसका पुत्र भी हाइट वाला है, और जिसके पिता का हाइट कम है उसके पुत्र की भी हाइट कम है। दूसरा उन्होंने क्या चर्चा में लिया था, जिस अधिक ऊंचाई वाले पिताओं के समूह की औसत ऊंचाई अपेक्षा में पुत्रों की ऊंचाई कम है, यानी कि पिताओं की ऊंचाई, औसत ऊंचाई है वो अधिक है, लेकिन उनकी अपेक्षा में उनके पुत्रों की औसत ऊंचाई कम है। तीसरा उन्होंने क्या लिया कि कम इकाई वाले या कम ऊंचाई वाले पिताओं के समूह की औसत ऊंचाई उनके पुत्रों की औसत ऊंचाई अधिक होती है, यानी कि जिनके पुत्रों की समूह एक ऐसा उन्होंने निश्चित समूह किया, जैसे आगे कहा कि 1000 युग्म लिए गए थे, 1000 उन्होंने समूह बनाए या सैंपल्स लिए, जिसमें से हम पिता और पुत्र जिसकी हम जांच कर रहे होते हैं उन्हें हम सैंपल के तौर पे ले रहे हैं, उन्हें हम सैंपल शब्द इस्तेमाल करते हैं। उनकी जांच में उनको पता चला कि जिन भी पिताओं की ऊंचाई कम थी उनके बच्चों की ऊंचाई अधिक निकली। तो इससे स्पष्ट क्या होता है कि पुत्रों की जो ऊंचाई उनके पिता की ऊंचाई के संदर्भ में वापसी का झुकाव दिखाता है, यानी कि उनके वापस एक जिस बिंदु से शुरू हुआ ये नियत सहसंबंध, वापस से उसी बिंदु की ओर उसका झुकाव देखने को मिलता है। इस झुकाव के कारण मानव जाति यानी कि वमन
एवं खूब ऊंचे वाले मनुष्यों में ऐसे दो विभागों में बांटा गया था, यानी कि रुख के कारण नाटा एवं खूब ऊंचे, बमन यानी नाटा, कम हाइट जिनकी होती है, उनको दो विभागों में बांटा गया। इस प्रकार के संबंध को प्रदर्शित करने के लिए गोल्टन ने नियत से संबंध नामक दिया। यह नियत संबंध दो संबंधित चलों के बीच का फलनात्मक संबंध है। अब हम दो चलों के बीच कार्य कारण का संबंध, क्योंकि वो नियत संबंध उन्होंने निश्चित किया कि हाइट वाले और कम हाइट वाले, उन दोनों के बीच के जब जिस बिंदु से, क्योंकि एक बार ऊंचाई वाले व्यक्ति वापस से कम हाइट में ही आ रहे हैं, यानी कि उनके बच्चे कम हाइट में जा रहे हैं और जिनका ज़्यादा है, जिनका कम है, उनके ज़्यादा जा रहे हैं। तो इस तरीके से एक ही बिंदु पे आ रहे हैं, तो उनके बीच में कार्यकारी संबंध कैसे स्थापित होगा या कार्यकारी संबंध किस तरीके से होगा दो चलों के बीच का, उसका अध्ययन हम इस चैप्टर में आगे अब करते हैं। रैखिक नियत संबंध का मॉडल। किसी संबंध या समस्या को प्रस्तुत करने वाले एक से अधिक समीकरणों के समूह को मॉडल कहते हैं। वापस से, किसी संबंध या समस्या को प्रस्तुत करने वाले एक से अधिक समीकरण के समूह को मॉडल कहते हैं। कार्य कारण के संबंध से जुड़े दो चलों के बीच संबंध को प्रस्तुत या प्रदर्शित करने वाले सांख्यिकीय मॉडल को नियत सहसंबंध मॉडल कहते हैं। कार्यकारी के संबंध से जुड़े दो चलों के बीच के संबंध को प्रदर्शित करने वाला सांख्यिकी मॉडल को नियत सहसंबंध मॉडल कहते हैं। स्टूडेंट, ये डेफिनेशन है, आपको याद कर लेनी है। जहाँ पे नियत सहसंबंध का मॉडल किसे कहते हैं या नियत सहसंबंध किसे, तो आपको ये अच्छी तरीके से याद करना होगा। सामान्यतः कार्य कारण के संबंध से जुड़े चलों में कारण स्वरूप चल को x द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिसे हम निरपेक्ष चल या कारणभूत चल कहेंगे। कार्य स्वरूप चल को x या y, x कहेंगे, एक चल को x कहेंगे और दूसरे चल को हम y के रूप में प्रदर्शित करेंगे, जिसे सापेक्ष या प्रभावी चल भी कहते हैं। निम्नलिखित उदाहरण हैं जिससे नियत से संबंध को और अच्छे से निरपेक्ष चल है या सापेक्ष चल है उसको पता चलेगा। पहला है, विज्ञापन खर्च और बिक्री के बीच के संबंध में सामान्यतः विज्ञापन खर्च बढ़े या घटे, उस कारण से बिक्री भी बढ़ती या घटती है। विज्ञापन खर्च बढ़े या घटे, उस कारण से बिक्री भी बढ़ती या घटती है। अतः कहा जाता है कि विज्ञापन खर्च में निरपेक्ष चल के स्वरूप में और बिक्री को सापेक्ष चल में रूप में कहा जाता है। निरपेक्ष चल को x के रूप में यानी बिक्री, और y को, देखो बिक्री को y कहेंगे और विज्ञापन खर्च जो है निरपेक्ष चल है उसको x कहेंगे, क्योंकि इन दोनों के साथ ही, क्योंकि एक हो रहा है तो दूसरा साथ में होता है, तो दोनों के संबंध उससे स्थापित होते हैं। दूसरा है, किसी भी क्षेत्र में वर्षा या चावल की पैदाश, यहाँ पे चावल लिया है, आप कोई भी फसल का उपयोग कर सकते हैं। किसी भी क्षेत्र में वर्षा या चावल की पैदाश के बीच का संबंध स्पष्ट होता है। चावल की पैदावार यह बारिश पर आधारित होती है, अतः हम वर्षा को निरपेक्ष चल x और चावल की पैदावार को सापेक्ष चल y के रूप में, यानी कि किस तरीके से दो चलों को हम x और y निर्धारित करेंगे वो इन दो उदाहरणों से स्पष्ट होता है। क्योंकि कोई भी फसल होगी वो पूरी तरीके से बारिश पे ही निर्भर होती है। बहुत कम ऐसी हैं जिनके लिए पानी की आवश्यकता एक कम मात्रा में, लेकिन हर बारिश का जो या फसल का पैदाश होता है वो उनके निश्चित समय के अनुसार होता है। सभी एक बार बारिश हो उसके बाद ही फसल की पैदावार अच्छे से शुरू होती है। ज़्यादातर चावल की पैदावार का आधार इस पे
है। तो इस पे आगे हम पढ़ते हैं। नियत सहसंबंध मॉडल में सापेक्ष चल y को निर्धारित करने के लिए सापेक्ष चल y को निरपेक्ष चल x के योग्य गाणितिक फलन द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। अब हम उसे कैसे रैखिक उसमें मॉडल जो है y इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस यू, ठीक है, जहाँ पे y को सापेक्ष चल, x को निरपेक्ष चल, अल्फ़ा को चालांक, बीटा को अचलांक और u को मॉडल विक्षेप कहा गया है, जिसे u कहेंगे, ठीक है। उसे इस तरीके से ये नियत संबंध का मॉडल है। नियत सहसंबंध का अन्वयोजन। दो सहसंबंधित चलों को विकृण आकृति में यदि सभी बिंदु किसी एक ही रेखा के आसपास हों तो उसे कहा जाता है कि चलों के बीच में रैखिक नियत सहसंबंध है। जैसे हमने चैप्टर 2 में देखा था कि आकृति के द्वारा कि जो भी बिंदु हैं या दो चलों के बीच का जो सहसंबंध है वो एक ही दिशा में या तो ऊपर की ओर दिशा दिखाएगी या नीचे की ओर ढलते झुकाव उनका दिखेगा। तो हमें इससे पता चलता था कि ये धन सहसंबंध, ये ऊपर जा रहा है तो धन सहसंबंध है, या नीचे आ रहा है तो ऋण सहसंबंध है, या सभी बिंदु एक दूसरे से अलग अलग दिशा में जा रहे तो हम उसे कहते थे कि विकीर्ण आकृति है। उसी तरीके से रैखिक नियत सहसंबंध में अगर आकृति में एक ही दिशा में एक ही रेखा में सभी बिंदु दो चलों के बिंदुओं को हम बढ़ते हुए आगे देखते हैं तो हम उसे कह सकते हैं कि रैखिक सहसंबंध उसमें स्थापित है या आसपास है, एक ही रेखा के आसपास है, तो उन दोनों के बीच का सहसंबंध या नियत सहसंबंध रैखिक नियत सहसंबंध है। इस तरीके से कहा जाता है। दो चलों के बीच के संबंध को प्रदर्शित करने की विधि को हम नियत सहसंबंध रेखा का अन्वयोजन कहते हैं। तो यहाँ पे दो विधि हैं, एक विकीर्ण आकृति के द्वारा और न्यूनतम वर्ग के द्वारा। विकीर्ण आकृति के द्वारा जिस तरीके से हमने चैप्टर 2 में देखा था आकृति के द्वारा कि x और y के बीच में दो चलों के बीच के जो भी बिंदु हैं वो एक ही दिशा में ऊपर जाएं, एक ही दिशा में नीचे आएं, तो हम उन दोनों के बीच का सहसंबंध या विकीर्ण सहसंबंध या उनकी आकृति से प्रस्तुत किया जा सकता है। और न्यूनतम वर्ग की विधि में हम सूत्रों के द्वारा उनको प्रस्तुत करेंगे कि सूत्र के द्वारा समझा जा सकता है कि किस तरीके से गाणितिक फलन ज्ञात होगा। जहाँ पे b इज इक्वल टू, मैं फॉर्मूला विद्यार्थियों बोल रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम b, सबसे पहले हम b फाइंड आउट करते हैं, जहाँ पे x और y पूर्णांक आते हैं, x और y ये वापस से मैं लूँगी आगे अपने वीडियो में, पर इस वीडियो में हम न्यूनतम वर्ग की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं सूत्र की। b इज इक्वल टू सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार अपॉन सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ये हमारा जब पूर्णांक x और y यानी कि x बार और y बार दोनों पूर्णांक आए हों तब इस सूत्र का उपयोग किया जाता है। दूसरा एक और सूत्र मैं बोल रही हूँ विद्यार्थी मित्रों, जहाँ पे हम संक्षिप्त में लिखते हैं या संक्षिप्त में सवाल को करना होता है तब होता है ये सूत्र का इस्तेमाल। n सिग्मा एक्स वाई माइनस
सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन एन सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, वापस से एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन एन सिग्मा एक्स का स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। ये हमारे दो सूत्र हैं। और यहाँ पे अब नियत सहसंबंध रेखा का अन्वयोजन कहा गया है, तो अन्वयोजन के लिए उसकी रेखा यानी कि नियत सहसंबंध रेखा का अन्वयोजन, तो वो सूत्र में कैसे हम प्रस्तुत करते हैं, तो ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। वापिस से ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। विद्यार्थी मित्रों, मैं इस वीडियो में आपको सूत्र नहीं दिखाया है, मैंने आपको सूत्र बोले हैं, तो आप अपनी बुक में ये सूत्र देखेंगे और उसे याद करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको वीडियो के अंदर आपको सूत्र और उससे संबंधित एक छोटा सा सवाल भी आगे करेंगे। थैंक यू।